क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, इसमें मेन क्या आता है, ये ईयर डिस्चार्ज और परफोरेशन के साथ आता है। क्रॉनिक वर्ड ही से ही हम लोग को समझना है कि टीएम परफोरेशन होगा ही होगा। ठीक है, जब सुपरेशंस के साथ साथ परफोरेशन मिले तब समझ लेना है कि ये पूरा जा रहा है क्रॉनिक सुपरेटिव की तरफ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, इसमें दो तरह के होते हैं, सेफ ईयर और अनसेफ ईयर। सेफ ईयर में क्या होता है, सेफ ईयर को बोलते हैं ट्यूबोटिम्पैनिक, ठीक ना, और अनसेफ ईयर को क्या बोलते हैं, अनसेफ ईयर में क्या होता है, कोलियोस्टोमा हो जाता है, कोलिस्टोमा होता है, इसको एटिको एंट्रल बोलते हैं। इसमें हम लोग को क्या रहता है, स्कैंटी डिस्चार्ज, ये कीवर्ड दिया गया था INI-SAT पेपर में। ठीक है, तो स्कैंटी डिस्चार्ज के साथ फाउल स्मेलिंग ऐसे करके देंगे। ठीक ना, तो सेफ ईयर में बहुत सारे प्रोफ्यूज निकलते हैं। ठीक है, सेफ ईयर में प्रोफ्यूज निकलेगा। ठीक है, ट्यूबोटिम्पैनिक में हम लोग क्या करेंगे, अपने को बेसिकली टिम्पैनोप्लास्टी करके कर देंगे, लेकिन मेस्टॉइड का सर्जरी नहीं करना है। ठीक है, इसमें उसके बाद सर्जरी टू सेव द हियरिंग स्टेटस। ठीक ना, अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, अपने को क्या करना है, साफ करना है, और हियरिंग स्टेटस को सही करने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगा देंगे। टिम्पैनोप्लास्टी खत्म कहानी, सेफ ईयर की खत्म कहानी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम अनसेफ ईयर की बात करें, अनसेफ ईयर में मेरे पास अभी क्या है, अनसेफ ईयर का सर ने क्वेश्चन एक बार पूछा कि अनसेफ ईयर में आपका मकसद क्या है, तो मेरा मकसद है क्या कि अपने को कॉम्प्लिकेशन से बचाना। ठीक है ना। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन होता है कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे बड़ी बात एक जो बड़ा विरोधाभास लगता है कि इतना ज़्यादा कोलिस्टीटोमा वगैरह हो गया, इतना पस बना हुआ है, अंदर भरा हुआ है, लेकिन निकलता नहीं है, स्कैंटी डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जगह जगह ये पूरा फुल जरूर है पस से, लेकिन क्या है, निकल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, इसमें एक कहानी भी है पीजी वाले की, मैं बताता हूँ आपको। ऑब्स्ट्रक्शंस होने के कारण क्या होता है, क्यों हुआ ऑब्स्ट्रक्शन भाई, क्यों ये जाम हो गया, क्योंकि हो सकता है पॉलिप हो गया हो, एग्रेनुलेशन टिश्यू हो गया हो, कोलिस्टीटोमा हो गया, इसके कारण। ठीक ना। मैनेजमेंट ऑफ अनसेफ ईयर करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मेरा एम क्या होगा, अपने का मेरा एम है कि हम कॉम्प्लिकेशंस को कम करें। ठीक ना, क्योंकि अभी ऑलरेडी डैमेज सब चीज़, अंदर वाला मिडिल ईयर पूरा डैमेज हो चुका है। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है, ये नहीं कि अभी हमको हियरिंग स्टेटस बचा ले, ऐसा बचने उचने वाला नहीं, अपने को कॉम्प्लिकेशन, इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि CS स्वयं क्रॉनिक सुपरओटिव ओटाइटिस मीडिया में ईयर डिस्चार्ज के साथ परफोरेशन होगा तो पस जो है बाहर निकलेगा। हम कब बोलेंगे कि आपका कान अभी भी अच्छा है, सेफ है, तब तक जब वो बहुत ज़्यादा पस निकले। ठीक ना, अगर कम पस निकले इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन से बंद है, यानी कि अंदर क्या हुआ होगा, नहीं होगा, आप समझ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है कि नहीं, और कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए मेरा सर्जरी चलेगा। ठीक है, इसमें इसमें सर एक से पूछते हैं, ठीक है, कि बताओ इन्फेक्शन किधर से किधर फैलता है। इन्फेक्शन फैलता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है, और हम लोग सर्जरी करते हैं पीछे से आकर के। ठीक है, लेटरल वॉल आप जानते हैं, मेस्टॉइड का तोड़ेंगे, पीछे से आएंगे, कॉर्नर सेप्टम तोड़ते हुए पीछे से घुसेंगे मिडिल ईयर में, और उसके बाद साफ करेंगे, यानी कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर अप्रोच लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं क्या आपको बता रहा था कि दो तरह के होते हैं, ट्यूबोटिम्पैनिक जो कि सेफ हैं, और एंट्रोकोएंट्रल मतलब अनसेफ है। क्यों होता है, देखिए, अगर ये वाला एरिया यानी कि एडिटस के पहले वाला एरिया समझने के लिए समझे तो क्या है ना कि यहाँ जो भी अगर पस वगैरह बनेगा वो बाहर तो निकल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ है तो यहाँ से तो निकल गया ना बाहर, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि अगर ये ऊपर वाला एरिया इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ बहुत ज़्यादा मान लीजिए मेस्टॉइड एयर सेल्स को मारेगा, है ना, और इसके साथ बोन का नेक्रोसिस वगैरह के साथ साथ जो भी मटेरियल डेब्रिस आएंगे वो ऐसा होता है कि सब ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर देता है, तो पस नहीं निकलने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सर ने क्या बताया, इसमें सर ने बताया कि सेफ ईयर और अनसेफ ईयर की कहानी, दो पीजी थे हमारे पास, तो एक पीजी को सेफ ईयर दिया, एक को अनसेफ ईयर दिया। ठीक है, पीजी जो सेफ ईयर लेके गया वो तुरंत गया, तुरंत पस को निकाला, EAC से, एक्सटर्नल ओरिटरी कैनाल से साफ कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, आप देखेंगे तो आपको बहुत बड़े एक सेंट्रल परफोरेशन मिलता है पार्स टेंसा एरिया में, देख पा रहे हैं कि ये पार्स फ्लैसिडा ऊपर, पार्स टेंसा नीचे, यहाँ पे आपको एक सेंट्रल मिलेगा। ठीक ना, और ऑसिकल डैमेज मिलते हैं क्या, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितने पहले वो OPD में आया है उस तरह से। ठीक है, और इसमें कि अपने को क्या करना है, मेरा पूरा एम रहेगा कि अपने को मिडिल ईयर को प्रिजर्व कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं, एनाटमी प्रिजर्व कर ले मिडिल ईयर का। ये लड़का 20 मिनट में सब उस पेशेंट के कान को साफ करके सर के पास आ गया। अब आते हैं अनसेफ ईयर में। अनसेफ ईयर में क्या हुआ, ऐसे आ तो रहा था उसको बहुत कम पस, लेकिन जैसे ही उसको
उसको साफ करना चालू किया, साफ करे और आए, साफ करे और आए, साफ करे और आए। कैसे? क्योंकि अब साफ जब करना तो उसका ऑब्स्ट्रक्शन हटा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हटा रहा है तो और आ रहा है जो अंदर भरा हुआ है। तो उस बंदे को साफ करते करते 1 घंटा लगे। अभी कहानी सुनी क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने हटाना चालू किया तो ऑब्स्ट्रक्शन हटा, ऑब्स्ट्रक्शन हटा तो पीछे से जैसे पूरा एकदम चीज़ आने लगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर साइन। की जैसे कि पूरा पीछे माल जो है डिपो में भरा हुआ था, जैसे निकालने लगे पहले नहीं, आलू का मान लीजिए गोदाम है, 1-2 आलू निकल रहा है, खोले बस पूरा ही आलू गिरने लगा। ठीक है। और इसमें देखिएगा तो इससे बड़ा, इसके कंपेरिजन में बड़ा छेद यानी कि टोटल और सब टोटल परफोरेशन आपको मिलेगा। इसमें तो ऑसिकल्स पूछिए मत, बहुत इरोडेड रहेंगे और मिडिल ईयर की एनाटमी भी डिस्टॉर्टेड है। इसीलिए यहीं पे, इसीलिए ना सर बोलते हैं कि यहाँ पे मिडिल ईयर में एनाटमी डिस्टॉर्टेड है तो हियरिंग स्टेटस पर जाने के लिए टिम्पेनोप्लास्टी तो करेंगे नहीं, है कि नहीं। अच्छा, आप देखिए 10 वर्ड ध्यान से सुनिएगा क्या क्या वर्ड है। सेफ ईयर जो होते हैं उसको पहचानना बहुत आसान है, लेकिन अनसेफ ईयर को पहचानने के लिए आपको दिए गए 10 वर्डों में से कोई एक दिख जाए तो ये अनसेफ ईयर होगा। क्या क्या अनसेफ ईयर है भाई? सबसे पहले बोले कोलिस्टेटोमा फॉर्मेशन, है कि नहीं। स्कैंटी डिस्चार्ज जो कि हमारे आईना सेट का कीवर्ड है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एटिक, एडिटस, एंट्रम, पार्स फ्लैसिडा, पॉलिप, ग्रेनुलेशन टिश्यू, फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग भी मेरा आईना सेट का कीवर्ड है, और ब्लड स्टेंट, है कि नहीं। इसमें से देखिए आईना सेट ने ये 2 कीवर्ड को यूज करके ये क्वेश्चन बनाया अनसेफ ईयर का और इस तरह से फ्रेम किया। अगर आप देखेंगे क्या है ये, देखिए मार्जिनल परफोरेशंस के साथ ये से आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये हो गया। अच्छा, ये देखिए पूरा जो है इसका देखेंगे तो इसका पार्स टेंसा एरिया में बहुत बड़ा एक सेंट्रल आपको मिलेगा। इसमें टिम्पेनोप्लास्टी ट्राई कर सकते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा होगा नहीं, बेसिकली ये सब टोटल है, ठीक ना। तो उस तरह से चलेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग कि अगर देखिए एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, नोज़ के जो पॉलिप होते हैं उसको तो आप कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी ईयर के पॉलिप को एवल्व नहीं करते हैं, ठीक ना। क्योंकि हो सकता है वो 3S एरिया में से कहीं से आए, हो सकता है स्टेपिस से आए, सेमी सर्कुलर कैनाल से आए, ठीक ना, या 7th नर्व से आए, ठीक ना। तो ईयर के पॉलिप को हम लोग नहीं छूते हैं, कभी भी ईयर का पॉलिप जो होता है उसको नहीं छुआ जाएगा, ठीक ना। ईयर के पॉलिप को हम लोग नहीं छुएंगे, ईयर के पॉलिप को हम लोग नहीं छुएंगे, ठीक है। अभी बहुत सिंपल सा चीज़ है, चलिए आगे। अच्छा, ऑसिकल इंजरी में सबसे ज़्यादा ऑसिकल इंजरी किसका होगा? इनकस का होगा, स्टेपिस का होगा, मैलियस का होगा। इनकस का सबसे पहले होता है, ठीक ना। क्यों इनकस का सबसे पहले होता है, बस सोच के बताइए, है ना। मैलियस तो समझ में आ रहा है, सबसे बाहर की तरफ है तो सबसे कम होगा, है ना। स्टेपिस क्योंकि छोटा है, इनकस को बड़ा दिक्कत हो जाता है, वो बगल में भी है और बड़ा भी है तो सबसे ज़्यादा लॉस, है ना। अच्छा, इस तरह से उसके बाद आते हैं, मतलब बीच वाला आदमी सबसे ज़्यादा मार खा गया। मैलियस अपना इधर है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखें तो मैलियस इधर है, इनकस यहाँ पे, स्टेपिस इधर है, और मिडिल ईयर का अगर इसको समझे तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस इनकस को हुआ, उसके बाद छोटुआ को हुआ, उसके बाद बाहर वाले मैलियस को हुआ। अब आते हैं टिम्पैनोप्लास्टी, यानी कि सेफ ईयर में जो मेरा ट्रीटमेंट है क्या, टिम्पैनोप्लास्टी। उसके आधार पर हम टिम्पैनोप्लास्टी कैसे कैसे करते हैं, उसके एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वुल्स्टीन क्लासिफिकेशन, है कि नहीं। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे कैसे करेंगे तो हम लोग कैसे कैसे समझेंगे इसको। देखिए यहाँ समझने के लिए, अगर ओनली टीएम डैमेज है, सिर्फ टीएम डैमेज हो और मैलियस इनका स्टेपिस और ओवल विंडो वगैरह इंटैक्ट है, जिसमें मेरेंजियोप्लास्टी है ना, चुपचाप से अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आप लगा दीजिए ओवर मैल्यूलस, है कि नहीं। उसका 2 क्या होता है, स्टेज 2 में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, है ना, उसके क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर चलेंगे तो इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो परफोरेट है ही है, मैलियस को भी घाटा हुआ है क्योंकि सबसे बगल में था, है ना। इसमें क्या करते हैं, मेरिंगो प्लस इनकूडोपेक्सी करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, इनकूडोपेक्सी का मतलब क्या हुआ कि आपने जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगाया वो कहाँ पे लगाया, इनकस पे लगाया, है कि नहीं। तो मैरिंगो मैंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को लगाया कहाँ पे, इनकस पे। आगे चलते हैं। अब इनकस भी डैमेज हो गया है तो अब आप सोच के देखिए कि आप अपना कहाँ लगाइएगा, आप लगाइएगा स्टेपिस पे। आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको टच कर रहा होगा, स्टेपिस पे, तो मैरिंगो स्टेपिडोपेक्सी, पेक्सी का मतलब समझ ही रहे हैं क्या होता है, ठीक ना। अच्छा, इस एक आप जान रहे हैं कि हम इसका नाम कभी कभी इस वाले का बर्ड लाइक मिडिल ईयर भी दिया जाता है। तो इसमें कहानी ये है क्योंकि आपकी मिडिल ईयर में जो 3 ऑसिकल्स होते हैं उसमें मैलियस और इनकस डैमेज है, ठीक ना। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ स्टेपिस। और ऐसा देखा गया है कि बर्ड में एक ही ऑसिकल्स होते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली आपके दोनों मिडिल ईयर के ऑसिकल्स खत्म हो गए हैं तो आप ले दे के बर्ड बन गए हैं, है ना। बर्ड जैसे आपका
कान हो गया, मिडिल ईयर हो गया, तो इसीलिए इसको बर्ड लाइक मिडिल ईयर बोला जाता है। और बर्ड में जो एक होते हैं ऑसिकल्स वो क्या बोलते हैं, कॉलिमेला, ठीक ना, तो इसको कॉलिमेलार इफेक्ट भी बोला जाता है। किसको, 3 वाले को, ठीक है, समझ में आ गया। अब 4 में क्या होगा, 4 में अब स्टेपीज भी डैमेज हो गया, तो अब बताइए आपका जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको टच कर रहा होगा, हाँ, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज को टच कर रहा होगा, क्योंकि स्टेपीज के फुट प्लेट सिर्फ बच गए। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो देखिए क्या बच गया, ये गोलू बच गया सिर्फ, और यहाँ देखा जाए तो ये डैमेज है अपना, इतना डैमेज हो चुका है, ठीक है ना, इतना डैमेज, और ये सिर्फ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज बचा हुआ है। तो सर ने क्या बताया कि जैसे आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगाइएगा तो एक HOD लेवल का इमेजिनेशन यहाँ करना है अपने को कि एक छोटा सा केव बन गया है ना, तो इसको बोलते हैं माइनर केवम इफेक्ट, है ना, एक छोटी सी गुफा बन गई, है कि नहीं। अब आते हैं 5वां इफेक्ट क्या बोलता है कि आपने फुट प्लेट्स ऑफ स्टेपीज भी, अब मतलब ये भी गए हो, ये भी अब खत्म हो गया, तो आप बताइए कहाँ लगाइएगा, तो कहते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रोमोन्ट्री पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे दिक्कत क्या होता है, जैसे ही आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को यहाँ पे लगाइएगा तो हवाएं जो आएंगी डायरेक्ट आपको ओवल विंडो, राउंड विंडो को भी कभी कभी इरिटेट करती हैं, ठीक ना। तो हम अब क्या करेंगे, बेसिकली ग्राफ्ट को कभी कभी राउंड विंडो पर लगा देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट साउंड ओवल विंडो का करे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना, या फेनेस्ट्रेशन सर्जरी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है 6 में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, वही सर ने यही बताया था ना, 6 में नहीं, 6 में सर ने ये बताया, ठीक है, कि हम ओवल विंडो भी डैमेज हो जाता है भाई, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ठीक है, इसमें तो फुट प्लेट पर स्टेपीज, तो दोनों साउंड को ओवल विंडो राउंड विंडो में आ रहा है, ठीक ना, तो इसको बंद करने के लिए राउंड विंडो को बंद कर दिया, ओवर विंडो पे साउंड आने दिया। अब यहाँ ओवल विंडो भी डैमेज हो गया आपका, ठीक है, तो अब डैमेज हो गया तो यहाँ पे ग्राफ लगा दीजिए ऐसे करके, ठीक है, और साउंड को राउंड विंडो में जाने दीजिए। ये क्या हुआ, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ओवल विंडो से साउंड आती है, ओवल विंडो से साउंड आती है और एज ए डैम्पनिंग करने के लिए राउंड विंडो से निकल जाती है, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस क्रम में अब साउंड क्योंकि ये खराब हो चुका है तो राउंड विंडो से जाएगा, ठीक है ना, और इसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना, तो ये साउंड का क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज साउंड इन्वर्जन, सोनो इन्वर्जन भी इसे बोला जाता है, ठीक ना। अब साउंड राउंड विंडो से जाएगा, ठीक है, तो यही सब चीज़ है। सबसे पहले में क्या करते हैं, मैरिंगो प्लास्टिसिप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैरिंगो इनकोडोपेक्सी मतलब इनकस को टच करेगा, यानी कि क्या खत्म हो गया, मैलिस खत्म हो गया। मैरिंगो स्पेडियोटोपेक्सी का मतलब क्या हुआ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगाएंगे और स्टिपिडस में लगाएंगे तो मेरा क्या खत्म हो गया, मैलिस और इनकस खत्म हो गया। यहीं पे हमने को वर्ड इफेक्ट मिलेगा, कॉलमिनार इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद क्या हो गया, देखिए यहाँ पे फुट प्लेट स्टेपिस भी गया, ठीक ना, मैलियस इनकस स्टेपिस तीनों चला गया, सिर्फ फुट प्लेट बटा हुआ है, तो आपका एक क्या गुफा जैसी बन जाएगी, माइनर केवम इफेक्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि अगले में ओवल विंडो भी गया, ओवल विंडो भी गया, नहीं ओवल विंडो नहीं गया यहाँ पे, अब फुट प्लेट भी गया, फुट प्लेट और स्टेपिस भी गया, तो आपके पास 2 बचता है, ओवल विंडो और राउंड विंडो। उसमें आपने सर ने क्या बताया कि यहाँ पे हम ग्राफ लगा देंगे ऐसे करके, और साउंड जो है सिर्फ ओवल विंडो को टच करेगा। उसके बाद मेरा इसमें क्या है, ओवल विंडो भी गया, जब ओवल विंडो भी जाता है तो आपका साउंड क्या होगा, इस पे अपने को बंद कर देना है, यहाँ पे ग्राफ लगा देना है, साउंड का इन्वर्जन करवाना है, राउंड विंडो से ओवल विंडो, इसको सोनो इन्वर्जन भी गया, ठीक है। तो ये सब लेवल हुए किसके, टिम्पैनोप्लास्टी के। ये सेफ ईयर के ट्रीटमेंट चल रहे थे ठीक है। या कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े अस्पतालों में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है, इन टिम्पैनोप्लास्टी के साथ साथ एक ऑसिकुलर चेन का जो है, मैंने मेरे ऑसिकल्स डैमेज हो गए हैं ना, तो उसको रिपेयर भी, कैसे कि सेफ ईयर में ऑसिकल्स का डैमेज प्लस माइनस था, तो मान लीजिए डैमेज हो गया तो प्रोस्थेटिक आपके ऑसिकल्स चेन भी मिलते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, पार्शियल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस और टोटल बोले तो सब, ठीक है। अब बताइए पार्शियल कब होगा, 3 में मतलब क्या हो गया, मैलियस और इनकस दोनों गया है कि नहीं। और टोटल में क्या होता है, मैलियस इनकस स्टेपिस 4 नंबर में टोटल चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस, तो उसके लिए आपको टोटल यूज करना पड़ेगा। टोटल किस में हम लोग यूज करते हैं, 4 में, ठीक है। और पार्शियल किस में यूज करते हैं हम लोग, 3 में। कोई दिक्कत नहीं, आप देख पा रहे हैं कि प्रोस्थेसिस इस तरह का मिलता है। 3D रिकंस्ट्रक्शन से अब तो AI का जमाना है, पर्सनल आपके जैसा बना दिया जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ्ट बोलते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट कहाँ से लाओगे तो इसमें आंसर आता है कि टिम्पैनिक, उसके लिए हम लोग टेम्पोरलिस फासा से लाएंगे, बगल वाले
कान को काटेंगे, पीछे से घिस के आगे कटा देंगे, रिपोजिशनिंग या काट भी सकते हैं। क्यों इसी को चूज़ किया जाता है? ऐसा नहीं कि बगल में है, क्योंकि इसका BMR सेम है और होना भी चाहिए, क्योंकि बगल में है तो दोनों का खाना सेम ही बनेगा, है कि नहीं? दो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के घर के खाना सेम ही बनता, तो उस तरह से समझ सकते हैं अपने को, है ना। और पेरिकॉन्ड्रियम का यूज़ कर सकते हैं, पेरिओस्टियम का यूज़ कर सकते हैं और आर्टिफिशियल एंडोडर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। आराम से समझ में आ गया। अब इसमें हम पूछते हैं कि टेक्निक क्या अपनाओगे। टेक्निक में है ओवरले। ओवरले का मतलब जहाँ परफोरेशन है बाहर से रख दो, या अंडरले मतलब अंदर से रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आराम से क्लियर हो गया कि क्या होता है। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? लेटरलाइजेशन। लेटरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बाहर फेंक देगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ईटी ट्यूब में कोई भी प्रेशर पड़ेगा तो बाहर फेंक देगा, है ना। और ब्लंटिंग भी होता है, मूविंग ऑन द फ्लोर भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं अंडरले अप्रोच में। अंडरले अप्रोच में क्या क्या दिक्कत होते हैं? अंडरले अप्रोच अच्छा है, अंडरले अप्रोच अच्छा है, अंदर से रखने पे अच्छा है, क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए कि अंदर ईटी ट्यूब का प्रेशर भी है तो ज़्यादा इसको ढकेलेगा ही ना, है कि नहीं? तो कुछ दिक्कत तो होगा नहीं, इसलिए इसका हाई सक्सेस रेट है। अप्रोच में आप क्या कर सकते हैं? ट्रांस कैनाल, जो कि वाया द EAC यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से जाकर के चलेंगे, ठीक ना। इंड ऑरल चलेंगे और पोस्टीरियर ऑरिकुलर भी चलेंगे, है ना। इंड ऑरल आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है, पोस्टीरियर कान के पीछे से ये सब पीडियाट्रिक पेशेंट में करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है, आगे आएंगे अगर हम, तो इसमें बेसिकली ये ऑस्टिन का क्लासिफिकेशन है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा नहीं है, पूछने की संभावना भी है इसमें, है ना। इसमें ABCD 4 बताए गए हैं, ठीक ना। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो आता है इनकस के साथ साथ, जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे ना, याद है ना कि पहले क्या जाएगा? I ग्रेटर देन, है ना, तो वो वाला है I ग्रेटर देन, बताइए क्या होगा? S ग्रेटर देन M वाला, है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं, देखिए इसमें I सबसे पहले चला जाता, I गुण, तो बचा क्या? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन के साथ जब आएगा वो आपके पास, तो मिडिल M रहेगा और S रहेगा, ठीक ना। इनकस चला जाएगा, फिर उसमें क्या होता है? फिर उसके बाद क्या हुआ? S भी अगर चला जाए तो फुट प्लेट ही बचेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? S बचता है, स्टेपीज बचते हैं, है कि नहीं, फुट प्लेट बचते हैं, ठीक है। इसका बड़ा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है, एज प्रेजेंटेशन ये देखा गया है, ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है? उसके चेला आया, फ्रेंड था कार्टूस, उन्होंने 3 और दिए कि अगर ऑसिकुलर चेन रहे इंटैक्ट तो ये O में आएगा क्लासिफिकेशन। E में क्या होता है? ऑसिकुलर हेड का फिक्सेशन और स्टेपिस का फिक्सेशन। बोले नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि नहीं, लेकिन ये दोनों वर्ड आपको याद रखना है। क्या क्या? ऑसिकुलर हेड का फिक्सेशन आए तो E में जाएगा, स्टेपिस फिक्सेशन F में जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से चालू होता है मेरी अनसेफ ईयर की कॉम्प्लिकेशंस की कहानी, कोलेस्टिटोमा, ठीक ना। ये कोलेस्ट्रॉल से कोई रिलेटेड नहीं है कि कोले वर्ड को आप पकड़ लें, ठीक है ना। ओमा से कोई रिलेटेड नहीं है कि ये ट्यूमर है, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई भी म्यूकस सिक्रेशंस होते हैं तो म्यूकस सिक्रेशन नॉर्मली होता है, अगर वो नहीं निकलेंगे तो थोड़े गाढ़े होकर पस बन जाएंगे, ठीक ना। अगर पस बन जाएंगे तो इरोड करने लगेगा, ऑस्टियोमाइलाइटिस, और नहीं होगा तो उसको निकलने का जगह चाहिए ना, तो फिस्टुला फॉर्मेशन होगा। तो म्यूकस पस फिस्टुला, ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड फिस्टुला फॉर्मेशन इज इन सीक्वेंस। एंड कोलेस्टिटोमा क्या होता है? जैसे ही पस बनेगा तो पस क्या करेगा ना, ये म्यूकस को इरोड करने लगेगा। जब म्यूकस को इरोड करेगा तो क्या होगा? बेसिकली आप जानते हैं कि यहाँ पे मिडिल ईयर में कोलुमिनरी एपिथेलियम है और यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देगा क्या? कोलेस्टिटोमा में। आप इस मैकेनिज्म को थोड़ा समझ के देखें क्या हो रहा है कि पहले जो मिडिल ईयर वगैरह में सिक्रीशंस के लिए हमारे पास ग्लैंड्स मतलब कोलुमिनरी एपिथेलियम था, लेकिन ये पस निकल नहीं रहा है। तो बॉडी क्या सोचा कि अरे पस निकल नहीं रहा और बार बार तुम इरिटेट कर रहे हो, तो जहाँ भी शरीर में इरिटेशन होता है, जहाँ भी वो बार बार इरिटेशन, जैसे कि ओरल कैविटी हो जाएगा, है ना, वेजाइना हो जाएगा, एनस का निचला हिस्सा हो गया अगर मान लीजिए, तो इन सभी में जहाँ बार बार इरोजन, बार बार रगड़ की व्यवस्था है, वहाँ भगवान ने स्क्वामस दिया है। तो आप सोचिए कि आपके कान में म्यूकस सिक्रीशन निकल नहीं रहा है, तो कोलुमिनार का ऐसे कोई फंक्शन रहा नहीं, दूसरा इरिटेशन चालू, तो आप नहीं चाहिएगा कि आपका स्क्वामस चेंज कर जाए, स्क्वामस कोलुमिनार चेंज कर जाए स्क्वामस में, और इसी को तो बोला गया है स्क्वामस मेटाप्लेजिया। कोलेस्टिटोमा में क्या होता है? मेटाप्लेजिया होता है। कौन सा? स्क्वामस मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया का नाम हरदम बाद वाले के नाम से देते हैं, तो स्क्वामस मेटाप्लेजिया में कन्वर्जन के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ मेटाप्लेजिया ऑफ द इरोडेड इपिथेलियम। कौन इपिथेलियम? कोलुमिनरी इपिथेलियम इरोड हो गया, ठीक है। अब बोला जाता है कि सबसे पहले कहाँ कोलेस्टिटोमा होगा, ठीक है, कहाँ होता है? प्रोजेक्स स्पेस में। प्रोजेक्स स्पेस क्या होता है जी? मैल्यूलस के ऊपर, पार्स फ्लैसिडा के पीछे, है कि नहीं। और एक चीज़ और याद होगा कि रिकरेंस कहाँ होता है? रिकरेंस सबको पता है, ये वाला अपना है ना, SP साइनस टिम्पेनाई, है ना। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिकरेंस बोले, है ना, या गंदगी जहाँ छूट जाना बोलते हैं उसको, है कि नहीं, वो वाला चीज़ हो गया,
ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वहाँ नैरोएस्ट होता है, साफ नहीं होता है, बार बार वहाँ पे रिसिडुअल कोलेस्टोमा होता है, रीकर भी यही करता है। ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं अगर आप देखेंगे कोलेस्टोमा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो होता है चौकी वाइट, इसके लिए कीवर्ड क्या दिया गया है हमारे पास, चौकी वाइट मास बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे यहीं तो चालू होता है। पीडियाट्रिक पेशेंट में अगर आए तो इसको हम कॉन्जेनिटल कोलेस्टोमा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला जाता है कि अगर कोई हिस्ट्री ईयर डिस्चार्ज का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि अभी भी क्या बोल रहे हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगा, है ना। ये बहुत अर्ली स्टेजेस में है। तो सर ने क्या बताया कि जब भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में चेंजेस आने लगते हैं बिना डिस्चार्ज आए, मानी अगर इंटैक्ट है तो सबसे पहला जो चेंजेस आता है रिट्रैक्शन, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद रिट्रैक्शन के बाद आता है अरे यार क्या आता है, भूल रहे हैं, मैं बताता हूँ, अभी आएगा वो फिर से, ठीक ना। तो कोई हिस्ट्री ईयर नो हिस्ट्री ईयर डिस्चार्ज पास इन द मिडिल ईयर रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नहीं बल्जिंग आता है उसके बाद रिट्रैक्टेड होता है, ठीक ना। तो ये क्यों हो रहा है, इसके कोई अर्ली स्टेजेस में है, प्राइमरी एक्वायर्ड कारण है इसके, ठीक ना। कोई अंडरलाइंग, चूंकि कोई अंडरलाइंग काउज क्या होता है, रिट्रैक्शन पैकेट होता है कि नहीं, इसको हम प्राइमरी कोलेस्टोमा बोलते हैं। ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, क्योंकि अब इतना जो रिट्रैक्टेड के बाद फट गया तो टीएम परफोरेशन हो गया और ईयर डिस्चार्ज आने लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कोलेस्टोमा बोलेंगे, है कि नहीं। सेकेंडरी कोलेस्टोमा हो गया। ठीक है। इसमें क्या होता है, एपिथेलियल माइग्रेशन होता है, वही देखिए कि बाहर के जो स्क्वामस थे वो अंदर जाने लगे, है कि नहीं, इसमें कारण मौजूद है। ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा के साथ सर्जरी का हिस्ट्री रहेगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का रहेगा, तो इसको हम टर्शियरी कोलेस्टोमा बोलते हैं, है कि नहीं। ये चीज़ हो गया। तो प्राइमरी का क्या मतलब हुआ, प्राइमरी इज एक्वायर्ड, सेकेंडरी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री देगा कि हमको 5 साल से सर ऐसा है, ये डिस्चार्ज आता है, लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री। टर्शियरी में तो आप समझ ही रहे हैं, विद प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ, है कि नहीं, ट्रॉमा सर्जरी का देगा। अब प्राइमरी कोलेस्टोमा में क्या होता है, रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाते हैं। ये किस हिस्ट्री थ्योरी से सही होता है, विटमैक हिस्ट्री से। बैसल सेल हाइपरप्लेजिया को बोलता है क्या, रूडी थ्योरी। स्क्वामस मेटाप्लेजिया वाला जो अपना वाला थ्योरी है उसको क्या बोलेंगे, सैडे थ्योरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, इसी पे हम लोग चर्चा भी की हैं। अब आते हैं सेकेंडरी कोलेस्टोमा। सेकेंड में स्क्वामस मेटाप्लेजिया होता है जो अंदर जाता है, आप देख ही रहे हैं, और एपिथेलियल माइग्रेशन जिसमें हम लोग चर्चा की है अभी, है ना, इसको हैबरमैन थ्योरी बोलेंगे, हुबरमैन नहीं, हैबरमैन। ठीक है। टर्शियरी में क्या होता है, टर्शियरी कोलेस्टोमा में पोस्ट ट्रॉमेटिक और पोस्ट टिम्पैनोप्लास्टी यानी कि सर्जरी का हिस्ट्री रहेगा, यानी सर्जरी इन मिडिल ईयर लीड्स टू द टर्शियरी कोलेस्टोमा, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, लेवेंसन का क्राइटेरिया आता है कि कैसे वो एक्सप्लेन करेगा कॉन्जेनिटल कोलेस्टोमा को। क्या बोलता है, सबसे पहले चौकी वाइट मास बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन द पीडियाट्रिक पेशेंट, है कि नहीं। को उसके साथ साथ और क्या क्या है क्राइटेरिया, कैसे हम किसी भी कोलेस्टोमा को कॉन्जेनिटल बोलें, तो सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे एक चौकी वाइट, एज ग्रुप क्या रहेगा, पीडियाट्रिक पेशेंट में। लेकिन सिर्फ इतना देख के आप नहीं बोल सकते हैं, अगर हिस्ट्री डिस्चार्ज रहेगा, माने हिस्ट्री ऑफ ईयर डिस्चार्ज, तो वो तो सेकेंडरी कोलेस्टोमा में हो गया, है कि नहीं। तो आपको नहीं होना चाहिए, नो हिस्ट्री ऑफ ईयर डिस्चार्ज होना चाहिए, दैट्स इट, रूलिंग आउट द सेकेंडरी कोलेस्टोमा, है कि नहीं। नो हिस्ट्री ऑफ ओटोलॉजिक प्रोसीजर यानी कि सर्जरी, यानी कि आप रूल आउट कर रहे हैं क्या, टर्शियरी कोलेस्टोमा। और हिस्ट्री ऑफ ओटाइटिस मीडिया प्लस माइनस हो सकता है कि नहीं। एक क्या बोलता है, मैकेंजी हाइपोथेसिस, क्या बोलता है, मैकेंजी हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द कॉन्जेनिटल कोलेस्टोमा। इतना याद हो गया। चलिए अब आते हैं हम अपने सर्जरी वाले, अनसेफ ईयर के सर्जरी में क्या होता है, पोस्ट ऑरल इंसिजन देते हैं, सबको पता है, अगर यहाँ है तो यहाँ पे है ना, विल्डेन इंसिजन। सबसे पहले लेटरल वाल को खोलना है अपने को, ओपन लेटरल वाल मेस्टॉइड 15 mm जब खोलेंगे, पूरा एकदम रब करेंगे तो अपने को क्या आएगा, यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेता हूँ। तो अपने को पूरा इन्फेक्टेड एयर सेल्स को हटाना है एकदम पूरे अच्छे से, है ना। और उसके बाद मिडिल ईयर में घुस जाना है भाई एडिटस। समझ रहे हैं एडिटस क्या होता है ना, एडिटस ये हुआ एडिटस, यहाँ से आप घुस गए मिडिल ईयर में। घुसने के बाद क्या किए, आपने सभी अच्छे से जो भी जगह है मिडिल ईयर में उसको पूरे अच्छे से साफ़ किया, पैथोलॉजी एकदम क्लीन कर दिया है। चलिए बहुत सुंदर, आपका एकदम साफ़ हो गया, मतलब अपनी वही वाला बात हो गया कि यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से घुसना, लेटरल वाल से घुसते हुए पूरा आपको साफ़ करते हुए अच्छे से मिडिल ईयर में घुसेंगे, इसको साफ़ करते हुए पूरा साफ़ करेंगे, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद यहाँ बीच में आपको कॉर्नल सेप्टम मिलेगा, सबको पता है ना। यहाँ पेट्रोस्क्वामस जो
सूचर रहता है उसको दर्शाता है ये, ठीक है। इसमें सर ने क्या बताया कि इन टिम्पैनोप्लास्टी, जब हम टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं जब हम टिम्पैनोप्लास्टी इधर से अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहेंगे, वी आर लैटरल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है कि नहीं। इन मेस्टोइडेक्टमी वी आर, मेस्टोइडेक्टमी में अगर हम यहाँ पे हैं तो अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के किधर है, मीडियल है। बेसिकली ये इधर मीडियल हुआ, इधर लैटरल बाहर, यहाँ कान है जी, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे करके ऐसे समझिए, ठीक ना। तो इन मेस्टोइडेक्टमी आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के मीडियल है ना, और टिम्पैनोप्लास्टी जो कि बाहर रख रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आप क्या है, लेटरल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ग्राफ्ट को अवॉइड कीपिंग ग्राफ्ट व्हेन डूइंग सर्जरी फॉर द अनसेफ ईयर, ठीक ना। कभी भी जो है ग्राफ्ट नहीं लगाते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ग्राफ्ट सर क्यों नहीं लगाएं, है ना, टिम्पैनोप्लास्टी जैसा, है कि नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ले दे के हियरिंग स्टेटस इंप्रूव करना नहीं है ना, और कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जैसे ही आप यहाँ लगाएंगे तो फिर अंदर से क्या होगा, कुछ जमा होने लगेगा। अच्छा है कि इसको क्लीन होते रहे, सब पता चलते रहे हमको क्या हो रहा है कि नहीं। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम पहले ही समझ गए कि ऑब्स्ट्रक्शन मेरे इस अनसेफ ईयर में हो रहा है, तो फर्दर आने वाले समयों में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसीलिए आप क्या करेंगे, ये जो दरवाज़ा है अपना, है कि नहीं, एडिटस वाला, उसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल जो होता है अपना, है ना, मिडिल ईयर के पीछे वाला एरिया, उसको मैं गिरा देता हूँ, है ना, या गिरा देता हूँ। कैनाल वॉल डाउन प्रोसीजर उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये छेद बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैनाल वॉल डाउन ही देख लीजिए। कैनाल वॉल डाउन में साइंटिस्ट माने वही सर्जन लोग कैसे सोचे कि इस हम छेद को बड़ा कर देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, पस जो आएगा बार बार आता रहेगा, और ज़्यादा पस आएगा भाई मेरा सब निकल जाएगा, वो कोई दोबारा सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। इसीलिए क्या बोले कि नो रिकरेंस है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आप जो पोस्टीरियर वॉल देख रहे हैं मिडिल ईयर का, उसके पीछे क्या क्या आप देख रहे हैं ना, क्या होता है आपको अगर याद हो तो यहाँ पे है पिरामिड, यहाँ पे है फेशियल नर्व, और यहाँ पे है क्या, कॉर्डा टिम्पेनाई, है कि नहीं। तो जब इसको गिराइएगा तो आपका फेशियल नर्व इंजरी का चांस ज़्यादा है ना, इसीलिए कैनाल वॉल डाउन में फेशियल नर्व का चांस ज़्यादा है। कैनाल वॉल अप आप एक मिसनोमर है, आप जैसा कुछ करते नहीं है। आपका मतलब है आपको कुछ डाउन नहीं करना है, आपका मतलब कोई डाउन नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें फेशियल नर्व का चांस क्या है, बहुत कम है। लेकिन वही वाली बात कि जब ये ओपनिंग उतना ही का उतना रह गया, तो पहले अगर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ तो फिर होने का ऑब्स्ट्रक्शन का चांस है, यानी कि रिकरेंस का चांस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप ही बताइए कि आप कौन सा सर्जरी करना चाहेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्जरी टू बी डन इज, है ना, कौन करेंगे, कैनाल वॉल डाउन। और इसमें डिप्लोमेटिक आंसर और अच्छे से देना है तो क्या देंगे कि मैं करूंगा तो यही सर्जरी, लेकिन फेशियल नर्व को अच्छे से ध्यान में रखते हुए, है कि नहीं। अच्छा, कैनाल वॉल अप प्रोसीजर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी, जिसको कि हम लोग स्वार्ट्ज सर्जरी बोलते हैं। एक होता है कैट सर्जरी, जिसको हम कंबाइंड अप्रोच टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं। मतलब इसमें आप समझ रहे हैं ना क्या ये करना चाह रहा है, ये आदमी थेथर है, ये मान ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम वहीं का वहीं रखेंगे और टिम्पैनोप्लास्टी भी करेंगे। करो भाई, हमको क्या है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हियरिंग स्टेटस ठीक नहीं होगा। बेसिकली ये कॉस्मेटिक टाइप हो गया ना, कि मैं सर्जरी कर चुका हूँ, अब मेरा नहीं पस आ रहा है, मैं बंद कर देता हूँ, है कि नहीं। तो हमको लगता है कुछ लास्ट के समयों में, है ना, जब पस नहीं आने लगा होगा, अच्छे से मैनेज हो गया होगा, तब उसके बाद टिम्पैनोप्लास्टी कंबाइंड अप्रोच से कर देता होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अगर हम कैनाल वॉल डाउन मेस्टोइडेक्टमी की बात करें, है ना, अब वॉल गिराना ही है, छेद बड़ा करना ही है, तो एक तो रेडिकल है भैया, कि पूरा का पूरा रिमूव नॉर्मल टिश्यू जितने हैं उस सबको हटाओ, है ना, और ब्लॉक ईटी ट्यूब को ब्लॉक कर दो, ठीक है। रेडिकल चीज़ें जब भी होती हैं तो आपको याद रखना है कि ये मैलिग्नेंसी का लक्षण है, सब हटाओ, है ना। मॉडिफाइड याद है, मॉडिफाइड में कुछ चीज़ें बचानी है, ऐसा मोस्ट कॉमन यही करते हैं अपने को। नॉर्मल टिश्यू को बचा लेना है ना, ईटू ट्यूब को ब्लॉक नहीं करना है। ये CSOM में हम लोग करेंगे जो अपना है, ठीक है ना। और एक होता है एडिक्टोमी, माने पीछे जो जितना एटिक एरिया है उसको हटाओ, है कि नहीं। इसको हम लोग कैनाल वॉल डाउन मेथड, सबसे मोस्ट कॉमन क्या होता है, मॉडिफाइड होते हैं। नाउ कम्स द कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM, जो कि एक्स्ट्रा क्रेनियल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मेस्टोइडाइटिस, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा, मोस्ट कॉमन भी बोलिए या एक्स्ट्रा क्रेनियल भी बोलिए, ओवरऑल मोस्ट कॉमन भी यही है, मेस्टोइडाइटिस भी। इसको याद रखेंगे हम लोग कि यही होता है। आगे चलते हैं हम लोग, मोस्ट कॉमन इसमें साइन क्या आते हैं। साइन का मतलब जो डॉक्टर परसीव करता है ना। चलिए, तो क्या होगा, मोस्ट कॉमनली टेंडरनेस, दर्द होगा, है ना, या दबाने पे दर्द होगा। सिम्टम में तो समझ ही रहे हैं, भर भर के ईयर पस निकलेगा। अर्लीस्ट साइन की बात अगर किया, नहीं स्कैंटी भी निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली CSM में स्कैंटी ही निकलता है, सॉरी, ठीक है। तो ईयर डिस्चार्ज क्या होगा, स्कैंटी निकलेगा। अर्लीस्ट साइन के रूप में क्या होगा, मेस्टोइड, जो देख रहे हैं क्या हो रहा है, एकदम लगता है जैसे कि वार्म एंड स्मूथ, कोई आयरन से गर्म कर दिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरनिंग ऑफ मेस्टोइड बोलते हैं, ठीक है। उसमें हॉलमार्क साइन क्या होता है, हॉलमार्क साइन अगर देखिए पीछे से पूरा जो है पस भर के, इसको अगर पीछे से पुल पुश करेगा तो आपको नहीं लग रहा है सैगिंग ऑफ कैनाल हो जाएगा। किसका कैनाल,
पोस्टीरियर वॉल किसका? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पोस्टीरियर वॉल का जो है आगे की तरफ सैगिंग जो होता है, हॉलमार्क फाइंडिंग है मैस्टोइडाइटिस का। ये भर चुका है, वो बोल रहा है भाई मैं पस से भर चुका हूँ, मेरे अंदर बहुत दर्द है, मैस्टोइड को बहुत दर्द है, आइटिस है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पस है कहीं ना कहीं निकलेगा तो जरूर भैया, है कि नहीं। जब ये स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड की तरफ निकले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेजोल्ड, है ना, बेजोल्ड साइन। एब्सेस कमिंग फ्रॉम द डाइगेस्टिक निकलेगा, याद करेंगे अपने को कैसे याद करना है, डाइगेस्टिक से निकले तो सी, सी से डी, सी से डी ऐसे याद करेंगे। डाइगेस्टिक मसल के अलोंग निकलेगा तो सी बोलेंगे, ठीक ना। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल EAC 3 लेटर का, LUC भी 3 लेटर का। एब्सेस कमिंग फ्रॉम द EAC इज लुक्स, ठीक है। और एब्सेस बिहाइंड इज पिन्ना, बिहाइंड के पिन्ना के पीछे रहेगा एब्सेस, तो उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट ऑरिकुलर। तो आप देख भी पा रहे हैं आयरनिंग हो गया है अपना, है कि नहीं। और जाइगोमेटिक एब्सेस, जाइगोमेटिक एब्सेस क्या होता है? जाइगोमा के अलोंग होगा। अपने क्या क्या समझा? स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड, ठीक ना, बेजोल्ड हो गया, याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाइगेस्टिक, याद हो गया, सी से डी याद करेंगे, सिटलीज हो गया, है ना। EAC 3 लेटर का, EAC मेरा नाम, लुक भी मेरे 3 अक्षर का नाम, है कि नहीं। एब्सेस इन द मिडिल, पिन्ना के पीछे होगा तो सबको गधा गधा को पता है कि पोस्ट ऑरिकुलर बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन यही है जी, याद करना, ठीक है ना। पस मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? यही तो है, आयरनिंग, है कि नहीं। और जाइगोमा, जाइगोमा कह लो। फेशियल लब पैल्सी होने का भी चांसेस सबको पता है, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। अच्छा, इसमें पूछते हैं कि कौन से पार्ट होंगे, क्योंकि नाम ही है क्योंकि मिडिल ईयर वाले पार्ट, और मिडिल ईयर के लिए वर्ड क्या चला है? टिम्पैनिक पार्ट, है कि नहीं। तो इसको ध्यान में लेके चलेंगे। आगे चलते हैं लेब्रेंथाइटिस, ठीक है। लेब्रेंथाइटिस का मतलब क्या होता है? किसमें सेमी सर्कुलर कैनाल का इन्वॉल्वमेंट है। कौन सेमी सर्कुलर कैनाल का इन्वॉल्वमेंट? सर ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का इन्वॉल्वमेंट है, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक ना। आगे चलते हैं, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का इन्वॉल्वमेंट है। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल से हमको 2 क्वेश्चन तुरंत चाहिए। लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल ही वो कैनाल है जिसमें कि हम लोग कैलोरी टेस्ट में उसको क्या करते हैं? इलिसिट करते हैं यार, COWS याद होगा ना। तो ये कौन सा आप कर रहे हैं? कान में पानी जो डाल रहे हैं, है कि नहीं। तो कौन सा सेमी सर्कुलर कैनाल हो रहा है? तो देखिए मिडिल ईयर यहाँ है, बगल में लेटरल ईयर है, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। तो जब भी आप पानी डालिएगा, जो भी गर्मी दीजिएगा यहाँ तक परसीव होगा, है ना। तो इससे क्या होगा? निस्टैग्मस आता है, सबको पता है। काउज में जो है वो फास्ट कंपोनेंट जाता है, याद रखना, है ना। कोल्ड वाटर डालने पे अपोजिट ईयर की तरफ, अपोजिट साइड में जो आई का जो निस्टैग्मस होता है उसका फास्ट कंपोनेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना सेट में, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। लेब्रेंथाइटिस, L से लेब्रेंथाइटिस और L से लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग ग्रैटिनिगो ट्रायड। ग्रैटिनिगो ट्रायड क्या बोलता है कि देखो भैया, अगर पेट्रस इन्वॉल्व होगा, पत्थर जैसा पेट्रस इन्वॉल्व अगर होगा तो ईयर डिस्चार्ज तो आएगा ही आएगा। और 5th और 6th, क्या क्या मैंने बोला, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ईयर डिस्चार्ज 5th और 6th, जिसके कारण डिप्लोपिया ऐसे आएगा। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, ट्रॉटलर्स ट्रायड। ट्रॉटलर्स ट्रायड से याद, कहानी कैसे याद करना है? ट्रॉटलर्स ट्रायड, ठीक है। आपको याद आ रही होगी 2 चाइनीज़ भाई की, किसका? रोजन और मूलर से निकलने वाले जो ट्यूमर थे हमारे, कौन से ट्यूमर थे? रोजन मूलर 2 चाइनीज़ भाई थे। जब चाइनीज़ मैं बोल रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा हूँ कि नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा है, ठीक है। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो होता है, ठीक है ना, 2 चाइनीज़ भाइयों की कहानी है। अब मैं इतना बोल दिया चाइनीज़ भाई तो आपको समझ में आ जाता है कि इप्स्टीन बार वायरस है। ट्रोटलर्स में क्या होता है? इसमें भी वही होता है। ये डिस्चार्ज के साथ क्या क्या होता है? नहीं, इपिक्स्टैक्सिस होते हैं और 5th और 10th नर्व होते हैं इन्वॉल्वमेंट, ठीक ना। 5th और 10th तो नर्व इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद जब ये सब इतना इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, तो उस पर एक्स्ट्रा हो गया। अब इंट्राक्रेनियल में क्या पढ़ेंगे? इंट्राक्रेनियल में सबसे पहले मेनिंजाइटिस होता है। मेनिंजाइटिस इज द मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल। अगर मैं पूछूं मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राक्रेनियल तो आंसर क्या हो जाएगा? मैस्टोइडाइटिस। मोस्ट कॉमन पूछूंगा ओवरऑल तब पर भी मैस्टोइडाइटिस होगा। ब्रेन एब्सेस होने का भी खतरा रहता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस है वो यही है। आप देख रहे होंगे सीटी स्कैन में हम लोग को यहाँ पे एक टेम्पोरल लोब के पास एब्सेस दिया जाता है कि नहीं। तो मोस्ट कॉमन टेम्पोरल लोब और सेरिबेलम सेकेंड होते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस जब इन्वॉल्व होता है तो कोई नए सिम्टम नहीं आते, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइलेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं है। फिर सब ड्यूरल आता है, याद रखना है। क्या पूछेगा कि सब ड्यूरल एब्सेस इज ए साइलेंट? नहीं, क्या हम लोग याद करेंगे कि साइलेंट एस से साइलेंट और एस से नहीं होते हैं। साइलेंट कॉम्प्लिकेशन नॉट इन सब ड्यूरल, ठीक ना, एक्स्ट्रा ड्यूरल में आएंगे, ठीक है। ओटिक
और हाइड्रोसेफेलस। ओटिक का मतलब क्या होता है, ईयर, और हाइड्रोसेफेलस का मतलब प्रेशर बढ़ना, है ना। ये बहुत रेयर है, इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो ओटिक में भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है। लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि जब इन सभी के कारण क्या होते हैं, वेन वगैरह दबने लगते हैं, तो जो वेन वगैरह दबने लगेंगे, ठीक ना, तो बैक फ्लो के कारण ईडीमा होगा, और जब ईडीमा होगा तो कहाँ होगा, मेस्टॉइड में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेस्टॉइड में मेस्टॉइड समझ में आ रहा है ना अपने को। मेस्टॉइड रीजन में अगर ईडीमा हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे सिंगर साइन, है ना। रेटिनल वेन में होगा तो क्या बोलेंगे, क्रोवेवैक साइन। ये याद रखना अपने को, ये आईना सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, अगर देखिए इसमें एक बोलते हैं टोबे अय्यर साइन, तैया बल्ली प्यार का दुश्मन हाय है, याद ही होगा आपको, है कि नहीं। इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन, इसमें क्या होता है कि आपने अगर जुगुलर दबाया, प्रेस किया जुगुलर को, तो जुगुलर का ट्रांसमिशन ऊपर होना चाहिए ना, क्योंकि थ्रोम्बोफ्लोबाइटिस जो हो गया है, यहाँ पे क्लॉट जैसे बन गए हैं, तो ये ऊपर की ओर ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक ना, प्रेशर्स, ठीक है। तो नॉर्मली आपको जब जुगुलर को दबाइएगा, है ना, तो पेशेंट क्या होगा, इन पेशेंट्स में ऑलरेडी क्लॉट प्रेजेंट है, ठीक ना, तो क्या होगा, नॉर्मली आईसीटी इंक्रीज करता है जुगुलर को दबाने में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पेशेंट में ऑलरेडी क्लॉट है तो ये ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन नॉट पॉसिबल मैंने तैया बल्ली प्यार का दुश्मन हाय है ना। हाय है मतलब कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलेगी भैया, ठीक है। उस पर आते हैं, किस तरह के फीवर आते हैं, स्पाइकी फीवर्स आते हैं, है कि नहीं। स्पाइकी का मतलब क्या होता है, स्पाइकी फीवर आते हैं, एकदम से तेज आएगा, ठीक ना, इसको हेक्टिक फीवर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है, पिकेट फेंस फीवर। पिकेट फेंस फीवर का मतलब क्या होता है, फीवर टाइम का एक क्लॉक बना हुआ, आप चाहेंगे तो देखेंगे कि इस समय और इस समय ऐसा निकलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समय समय पे माइक्रो इम्बोलाई रिलीज होते हैं। जब भी माइक्रो इम्बोलाई रिलीज होगा, है ना, कुछ 6 घंटे में, तो आप देख रहे हैं घड़ियों के सुई के जैसे 4-6 घंटे पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। और एज ए माइक्रो इम्बोलाई, एज ए फॉरेन बॉडी होता है, तो हम लोग को फीवर आता है, ठीक है, समझ में आ गया। स्पाइकी और हेक्टिक फीवर या पिकेट फेंस फीवर बोलेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से क्यों हुआ। ऐसे समझना है कि माइक्रो इम्बोलाई या माइक्रोफिलियर है। एम्प्टी डेल्टा साइन क्यों मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट पे आप चलेंगे, ठीक है ना। इसको रेडियो से आप एक बार जरूर देखें, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एम्प्टी डेल्टा साइन या डेल्टा साइन कॉन्ट्रास्ट आउटलाइनर ट्रायंगुलर फिलिंग, आप समझ रहे हैं, ऐसे करके डिफेक्ट दे देखो, और यहाँ बोलेगा कि यहाँ कुछ नहीं भरा है, ठीक ना। ये CSOM में देखने को मिलता है। ओनली ऑब्जर्व विथ CECT और MRI, कभी भी NCCT पे नहीं देखने को मिलेगा, नॉन कॉन्ट्रास्ट MRI पे देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात रखें, ओनली सीन विथ व्हाट, CECT और MRI, कभी भी नहीं मिलेगा, नॉन कॉन्ट्रास्ट इनहेंस एंड नॉन कॉन्ट्रास्ट MRI पे नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप देख पा रहे हैं कि ऊपर ड्यूरल प्लेट जो कि रूफ है, ठीक है ना, और पीछे जो है हमारा साइनस प्लेट है कि नहीं, पोस्टीरियर प्लेट के रूप में, है ना। तो ये एंगल होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिटलीज एंगल। सिटलीज एंगल नॉर्मली जो होता है छोटा होता है, क्यूट होता है, लेकिन ये CSOM में पस भर के इसको पीछे की तरफ पुश करेगा, और पीछे की तरफ पुश करेगा तो एंगल अब क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ठीक है। एक बोलते हैं मैकिवेंस ट्रायंगल। मैकिवेंस ट्रायंगल कैसे का, इसको सरफेस मार्किंग क्या रहता है अपना, देखिए सबसे पहले जो इंफ्रा टेम्पोरल लाइन, ये टेम्पोरल बोन है ऐसे करके, ठीक ना। टेम्पोरल बोन में हम लोग इंफ्रा, उसके इन्फीरियर जो बॉर्डर होते हैं उस पर एक लाइन मारेंगे, तो इसको इंफ्रा टेम्पोरल लाइन बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एक पोस्टीरियर सरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन मारेंगे, ठीक ना, सॉरी पोस्टीरियर सरफेस के पैरेलल मारेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो रहता है उस पर टेंजेंट मारते हैं। टेंजेंट का क्या मतलब होता है, बहुत लोग इस टेंजेंट को नहीं समझ पाते। टेंजेंट का मतलब होता है कि अगर ये गोला है, ठीक है, अगर ये गोला है तो इस सेंटर से यहाँ पे आइए और यहाँ पे इस परपेंडिकुलर पे एक लाइन मारिए, ठीक है। वैसे ही इसी को अगर हम समझाएं तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एक गोला है, इसमें आप एक परपेंडिकुलर जो यहाँ पे एक लाइन खींचिए, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट, ठीक है। तो मैकिवेंस ट्रायंगल के क्या क्या बाउंड्रीज हो गए, सबसे पहले क्या हो गया, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द EAC से आप एक लाइन खींच रहे हैं, दूसरा इंट्रा टेम्पोरल लाइन खींच रहे हैं, तीसरा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द EAC कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग यूज क्या करेंगे, मेस्टॉइड सर्जरी में अपने को यहीं जाना है, क्या लेटरल वॉल आप समझ ही रहे हैं ना, इसमें जाना है, ठीक है। तो ये पूरा क्रॉनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया करके लाया था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका, बहुत सिंपल सा चीज पूछा है कि बताओ क्रॉनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते हैं। क्या डेल्टा साइन हो सकता है,
यस। ग्रेसिंगर साइंस हो सकते हैं, यस। ग्रेसिंगर साइंस का मतलब, पहले डेल्टा साइन बताओ। डेल्टा साइन का मतलब होता है कि डाई नहीं पकड़ेगा, जब डाई दोगे तभी ना, यानी कि NECT पे, सॉरी CECT पे, यानी कि कॉन्ट्रास्ट इन हैंड पे या MRI पे डाई देखिए अगर हम देखेंगे तो वो नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा साइन, एम्प्टी डेल्टा साइन अपने को देखना है। ग्रेसिंगर साइंस का मतलब क्या होता है, सिंगर के गाल फूल चुके हैं, मेस्टॉइड फूल चुके हैं, ठीक है ना, तो एडिमा ओवर द ग्रेसिंगर हो गए, ठीक है। बेजोल्ड साइन मिलता है। बेजोल्ड साइन का मतलब क्या होता है, स्टेनोक्लीडोमेस्टॉइड के अलोंग जो होता है अपना पस होना, है ना। मिलेंगे क्या, मिलेंगे क्या बैटल साइन मिलेंगे, नहीं। बैटल साइन तो मिडिल क्रेनियल जो होता है फोसा का, उसका अगर ट्रॉमा हो तो उसका ये कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो आंसर अपना क्या हो जाता है, बैटल साइन। ये INSET की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने को मिलता है। ग्रेसिंगर साइंस, एम्प्टी डेल्टा साइन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। बेजोल्ड, सिटलीज एंगल और सिटलीज पस। सिटलीज साइन दो तरह के होते हैं, लूक साइन होते हैं, सबको पता है। पोस्टीरियर ओकुलर सबसे मोस्ट कॉमन होता है। सिटलीज एंगल क्या होता है सबको पता है कि नहीं। यहाँ पे सिटलीज एंगल और सिटलीज पस दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो इतना रहा अपना क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, 2 PG की कहानी, है ना, जो कि सॉरी 2 PG की कहानी जो कि गए थे, और एक 20 मिनट में और 1 घंटे, ये भूलना नहीं है। थैंक यू सो मच, ऐसे वीडियो आते रहेंगे, धन्यवाद।